ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अजीज तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पीरियड्स में मैं आपको ले चुका हूं क्लासेस। आज यहां पर जो है जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रफीक तांबोली, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मस्की, जिला रायचूर से। आज मैं आपको यहां पर जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं उस सबक को लेने से पहले मैं आप तमाम को संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूं। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। जमात हश्तुम से मजमून साइंस का सबक नंबर 12 जो कि जानवरों में तौलीद, इस सबक को हम 2 पीरियड्स में पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम क्या करेंगे, इस सबक के ताल्लुक से मशकी सवालात और जवाबात को इस सबक में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा तो बच्चे, आज हम मशकें जो आपके सबक के आखिर में दिया गया है उसको एक के बाद दीगर सवालात के जवाबात को पढ़ते चलेंगे। गौर से सुने और आप भी जवाबात देने की कोशिश करें। पहला सवाल, जानदार अज़ियों के लिए तौलीद क्यों जरूरी है, वजाहत कीजिए। ये जो सवाल है आपकी मश्क का पहला सवाल है। चलिए देखते हैं इसका जवाब। अनवाह के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तौलीद जरूरी है। तो यहां पर हमें जानदार अज़ियों के लिए तौलीद क्यों जरूरी है इसका जवाब मिलेगा। अभी देखते हैं कि इसकी वजाहत। अज़ियों में तौलीद की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल एक ही किस्म के अफराद के तसलसल को यकीनी बनाता है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल है, इंसानों में बारहवरी के अमल को समझाइए। सवाल नंबर 2 आपकी मश्क का। इसका जवाब है, तौलीद का पहला मरहला स्पर्म और बैजे का गदाखत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब स्पर्म बैजे के राबिते में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म बैजे के साथ मुत्तहिद हो जाता है। बैजा और स्पर्म का एक गदाखत यानी कि मिलाप बारहवरी यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बारहवरी के दौरान स्पर्म और बैजे के न्यूक्लियस मुत्तहिद होकर वाहिद न्यूक्लियस की तश्कील करते हैं। बारहवरी के नतीजे में बारहवर बैजा या जगता यानी कि ज़ाइगोट की तश्कील होती है। बारहवरी के अमल में मादा यानी कि मां के बैजा और नर यानी कि बाप का स्पर्म का इत्तेहाद होता है। लिहाजा नए फर्द में कुछ खुसूसियात मां से और कुछ बाप से आती हैं। यानी कि क्या होता है, नए फर्द में वालिदैन से खुसूसियात आते हैं। सवाल नंबर 3, इस मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। यहां पर आपको क्या, यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात दिए जाएंगे, इसमें आपको सही जवाब का इंतखाब करना होगा। चलिए देखते हैं सवाल। अंदरूनी
बारावरी होती है। नंबर 1 मादे के जिस्म के अंदर, नंबर 2 मादा के जिस्म के बाहर, नंबर 3 नर के जिस्म के अंदर, नंबर 4 नर के जिस्म के बाहर। क्या आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है? सोचिए। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया आपने कि अंदरूनी बारावरी जो है वो मादा के जिस्म के अंदर होती है। मादा के जिस्म के बाहर किस में होता है? मादा के जिस्म के बाहर अंडे देने वाले जानदारों में होता है। नर के जिस्म के अंदर तो कोई बारावरी होती ही नहीं है, तो अंदरूनी बारावरी जो है मादा के जिस्म के अंदर होती है। माफी चाहता हूं, मादा के जिस्म के बाहर, जिसको हमने सबक के दौरान एक मिसाल में पढ़ा था कि टिडपोल यानी मेंढक में जो होने वाली बारावरी है वो मादा के जिस्म के बाहर होती है, लेकिन अंदरूनी बारावरी जो है वो मादा के जिस्म के अंदर होती है। ये सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिडपोल जिस अमल के जरिए बालिग उज़िये की शक्ल इख्तियार करता है वो है। टिडपोल आप जानते हैं, टिडपोल यानी कि मेंढक, जो बालिग मेंढक है उसका जो बच्चा कह सकते हैं आप, उसको जो हम टिडपोल कहते हैं, जिस अमल के जरिए बालिग उज़िये की शक्ल इख्तियार करता है वो है, क्या बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बारावरी, दूसरा है तखल्लुब, तीसरा है तनसीब और चौथा है कलियाना। क्या आप बता सकते हैं कि सही जवाब क्या है इसका? हाँ, तो बिल्कुल सही बताया आपने। सही जवाब जो है इसका आपने जो बताया तखल्लुब, तखल्लुब जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल, जाइगोट यानी कि जगता में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की तादाद होती है। क्या आप बता सकते हैं? नंबर 1 कोई नहीं, नंबर 2 1, नंबर 3 2, नंबर 4 4। कितने हो सकते हैं? कितने होते हैं जाइगोट? जाइगोट में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। वेरी गुड, सही बताया आपने। जाइगोट में जो है एक न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। मंदरजे झेल बयानात में सही बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने गलत लिखिए। चलिए देखें बयानात क्या है। सबसे पहला जो है, अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म देते हैं, सही है या गलत? ये जो है गलत है। अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म नहीं देते। क्या होता है? वो अंडे देते हैं, वो अंडों से क्या होता है, बाद में अंडे से उसके बच्चे निकलते हैं। अगला सवाल, हर एक स्पर्म वाहिद खुलिया है। क्या आप बता सकते हैं ये सही है या गलत? सोचिए। हर एक स्पर्म एक वाहिद खुलिया है। हम सबक के दौरान पढ़ा था कि जगता और स्पर्म दोनों, जाइगोट और स्पर्म, ये बैजा और स्पर्म, ये दोनों जो है वाहिद खुलिया हैं। बिल्कुल ये सही जवाब है। स्पर्म जो है वाहिद खुलिया है। देखते हैं अगला सवाल, मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। क्या ये सही है? क्या आप बता सकते हैं मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है या नहीं? बिल्कुल सही है। इससे पहले सवाल में हमने देखा था कि मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। कैसे? वहां पे पानी में जो है मेंढक क्या करता है, वहां पर अंडे खारिज करता है, उस पर नर मेंढक स्पर्म खारिज करता है। जब दोनों कुछ वक्फे के बाद या एक वक्त ऐसा आता है जहां पर अंडे पर स्पर्म जैसे ही खारिज होता है तो वहां पर क्या है,
बारावरी का अमल शुरू हो जाता है। ये अमल पानी में होता है, ये मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला सवाल। वो खुलिया जो इंसानों में नई जिंदगी की इब्तिदा है, ज़्वाज़ा कहलाता है। क्या ये सही है? वो खुलिया जो इंसानों में नई जिंदगी की इब्तिदा है, वो ज़्वाज़ा कहलाता है। क्या ये सही है? क्या बता सकते हैं? बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया आपने कि ज़्वाज़ा वो खुलिया है जो इंसानों में एक नई जिंदगी की इब्तिदा है। बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बारावरी के बाद दिया गया अंडा वाहिद खुलिया है। बारावरी के बाद दिया गया अंडा वाहिद खुलिया है। क्या ये सही है या गलत है? बताइए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडा जो है वो वाहिद खुलिया है। बाद में बाहर उसमें बारावरी का अमल होता है। बारावरी के बाद जो अंडा दिया गया होता है वो वाहिद खुलिया है। बाद में उस अंडे में चूजे बनते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ उसके खुलिए, उसके एज़ा वहां पर क्या होते हैं? नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट, अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद होती है। क्या आपको पता है? आपको याद है, हमने पढ़ा था सबक के दौरान। अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद होती है। क्या ये सही है या गलत है? बताइए। वेरी गुड, आपने सही बताया। ये बिल्कुल गलत है। अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद नहीं होती, बल्कि किसके जरिए होती है? दोहरा इंशिकाक, यानी कि बाइनरी क्या होता है? फ्यूजन के जरिए। दोहरा इंशिकाक के जरिए क्या होता है? वहां पर अमीबा के खुलिए डिवाइड होते हुए जाते हैं। यहां पे कलियाना के जरिए तौलीद नहीं होती है। गैर सिंफी तौलीद में भी बारावरी जरूरी है। क्या ये सही है? गैर सिंफी तौलीद में भी बारावरी जरूरी है। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैर सिंफी तौलीद में बारावरी की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है दो सिंफों की, नर और मादा दोनों की वहां पर जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर गैर सिंफी तौलीद होती है। तो वहां पर बारावरी की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। दोहरा इंशिकाक गैर सिंफी तौलीद का एक तरीका है। क्या ये सही है? दोहरा इंशिकाक गैर सिंफी तौलीद का एक तरीका है। हमने बताया था कि अमीबा में दोहरा इंशिकाक होता है। कैसे होता है? खुलिए क्या है? दो दो हिस्सों में तकसीम होते हुए चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दोहरा इंशिकाक कहते हैं। तो वहां पर गैर सिंफी तौलीद होती है। ये बिल्कुल सही है। दोहरा इंशिकाक गैर सिंफी तौलीद का एक तरीका है। सही बताया आपने। अगला सवाल। बारावरी के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। क्या सही है? सोचिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बारावरी के दौरान क्या होता है? नर से स्पर्म और मादा से बैजा दोनों का गदाखत, दोनों के मिलाप से वहां पर ज़ाइगोट बनता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। जनीन वाहिद खुलिए पर मुश्तमिल होता है। क्या ये सही है? क्या आप बता सकते हैं कि जनीन क्या है? जनीन वाहिद खुलिए पर मुश्तमिल होता है। क्या सही है? जनीन क्या है? ये वाहिद खुलिए पर मुश्तमिल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जनीन मुकम्मिल नशोनुमा पा चुका एक बच्चा, आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें तमाम एज़ा वहां पे नशोनुमा पा चुके होते हैं, आंख, कान, नाक। तो सबके लिए क्या है? वाहिद खुलिए से ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए क्या है? जनीन वाहिद खुलिए पर मुश्तमिल होता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। वाहिद खुलिए पर मुश्तमिल नहीं होता। चलिए देखें अगला सवाल। सवाल नंबर 5। ज़ाइगोट और जनीन मुखल्लिका
کے درمیان دو فرق بتائیے. ہم اس کو کیا کرنا ہوگا؟ دونوں میں فرق کرنا ہوگا, دو فرق بتانا ہوگا. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ایک ٹیبل لیتے ہیں, اس طرح سے اس کا ایک ٹیبل ڈالتے ہیں. ٹیبل میں ایک طرف زائگوٹ یعنی کہ جگتا, دوسری طرف جنین مخلقہ یعنی کہ فٹس. ان دونوں کو کیا ہم موازنہ کرتے ہوئے ان کے فرق کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. زائگوٹ میں کیا ہوتا ہے, یہ سپرم اور بیضے کا گداخت ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سپرم اور بیضہ دونوں ملنے سے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ زائگوٹ بنتا ہے. جنین مخلقہ کیا ہے؟ وہی زائگوٹ نمو پا کر جنین میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جنین میں تبدیل ہو جاتا ہے. زائگوٹ کیا ہے؟ یہ ابتدائی مرحلہ ہے 12 وری کا. جنین جو ہے وہ فائنل مرحلہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں فرق. زائگوٹ 12 وری کے دوران سپرم اور بیضے کے نیوکلیس متحد ہو کر واحد نیوکلیس کی تشکیل کرتے ہیں. اس میں زائگوٹ میں جنین مخلقہ, جنین کی وہ حالت جس میں اس کے جسمانی اعضاء کی شناخت ہو سکتی ہو, جنین مخلقہ یعنی کہ فوٹس کہلاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ 12 وری کے دوران سپرم اور بیضے کے نیوکلیس متحد ہو کر کیا کرتے ہیں؟ واحد نیوکلیس کی تشکیل کرتے ہیں. لیکن جنین مخلقہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جسمانی اعضاء کی شناخت ہو سکتی ہے, الگ الگ اس کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں. چلیے اور ایک ہم اس کا فرق لیتے ہیں. سپرم اور بیضے کا غداخت 12 وری کہلاتا ہے, لیکن رحم کے اندر جنین کی مسلسل نشو و نما یہاں پہ ہوتے رہتی ہے. یہ تھا سوال نمبر 5 کا جواب. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال. اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 6, غیر صنفی تولید کی تعریف بیان کیجئے. جانداروں میں غیر صنفی تولید کے 2 طریقوں کو بیان کیجئے. ہمیں اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں 2 حصے ہیں سوال میں. ایک حصہ ہے اس کی تعریف بیان کرنا ہے, غیر صنفی تولید کی تعریف بیان کرنا ہے. دوسرا حصہ ہے جانداروں میں غیر صنفی تولید کے 2 طریقے جو ہیں اس کو ہمیں بیان کرنا ہے تفصیل سے. چلیے دیکھتے ہیں جواب. تولید کا وہ طریقہ جس میں صرف ایک ہی صنف حصہ لیتی ہے غیر صنفی تولید کہلاتا ہے. یہاں پر 2 صنف کی ضرورت نہیں ہے, نر اور مادہ دونوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر کوئی ایک صنف اس میں حصہ لیتا ہے اور یہ جو ہے غیر صنفی تولید کہلاتا ہے. اب بڑھتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف. جانداروں میں غیر صنفی تولید کے 2 طریقے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں غیر صنفی تولید کے 2 طریقے یہاں پر درج ذیل ہیں. پہلا طریقہ جو ہے کلیانہ یعنی کہ جس کو ہم بڈنگ کہتے ہیں. اس کو ہم نے پڑھا تھا سبق کے دوران. ہائیڈرا میں عضوے کی تشکیل کلی یعنی کہ بڈ کی شکل میں ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے آپ, یہاں کلیانہ میں دیکھ سکتے ہیں ہم. سب سے پہلے جو ہے لیفٹ سائڈ جو شکل ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہائیڈرا میں جو ہے عضوے کی تشکیل ایک کلی کی شکل میں ہو گئی ہے. نیچے کے حصے میں چھوٹی سی ایک کلی ہے اور اس قسم کی غیر صنفی تولید کو کلیانہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ وہ کیا ہوتا ہے, وہ کلی آگے چل کر اس میں الگ الگ اس میں پھر الگ الگ اس کے حصے نکلتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, اس ہائیڈرا سے اور ایک ہائیڈرا بن کر وہ الگ ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہائیڈرا میں غیر صنفی تولید کا یہ طریقہ کلیانہ کہلاتا ہے. دوسرا طریقہ چلیے دیکھتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے دوہرا انشقاق, بائنری فیجن. آپ یہاں پر شکل میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس کو. امیبا اپنے آپ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نئے عضوے پیدا کرتا ہے. فرسٹ اے دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر, جو اے ہے وہ کمپلیٹ ایک امیبا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے, اس کے نیوکلیس جو ہے کٹ کر الگ الگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ جو نیوکلیس کے 2 حصے ایک الگ الگ سیل بننے لگتے ہیں, الگ الگ خلیہ بننے لگتے ہیں.
بعد میں کیا ہوتا ہے, آخر میں وہ دو نسوانی امیبا جو ہے, دو الگ الگ امیبا بن کر وہ کیا ہوتے ہیں, نشو نما پاتے ہیں. تو اس قسم کی غیر صنفی تولید کو ہم کیا کہتے ہیں, دوہرا انشقاق کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا بچوں کہ غیر صنفی تولید کے دو طریقے, ایک تھا خلیانہ, دوسرا جو ہے دوہرا انشقاق. اوکے, چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال. مادہ کے کس تولیدی عضو میں جنین کی تنصیب ہوتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ مادے کے کس تولیدی عضو میں جنین کی تنصیب ہوتی ہے؟ یہاں پر آپ تو جانتے ہوں گے اچھی طرح سے, بالکل صحیح ہے کہ رحم میں یعنی کہ یوٹیرس میں کیا ہوتا ہے, جنین کی تنصیب ہوتی ہے. سوال نمبر 8, تخلب میٹامارفوسس کیا ہے؟ مثالیں پیش کیجئے. کیا آپ بتا سکتے ہیں تخلب کیا ہے؟ چلیے دیکھیں اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. جواب جو ہے, لاروے میں ہونے والی شدید تبدیلیوں کے نتیجے میں اس کا بالغ غذے کی شکل اختیار کرنا تخلب یعنی کہ میٹامارفوسس کہلاتا ہے. اس کی مثالیں لیتے ہیں ہم. چلیے تفصیل سے اس کی مثالوں کو لیتے ہوئے چلیں گے. تو ہم نے یہ خوبصورت ریشم کے کیڑے کو کوکون سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ بھی ایک مثال ہے جو کہ میٹامارفوسس یعنی کہ تخلب کو بتاتا ہے. اور ٹیڈپول بالغ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو چھلانگ لگا سکتا ہے اور تیر سکتا ہے. کچھ مخصوص تبدیلیوں کے ساتھ ٹیڈپول کا بالغ حالت میں تبدیل ہونا ہی کیا کہلاتا ہے, یہی جو ہے تخلب کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 9, اندرونی باروری اور بیرونی باروری میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی ہم کیا کریں گے, ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہوئے اس میں فرق معلوم کریں گے. سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایک جدول لیں گے, اس میں ایک سائڈ اندرونی باروری, دوسرے سائڈ بیرونی باروری, اس طرح سے ہم لکھیں گے. اس کو کیا کریں گے ہم, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا, یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم فرق معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ڈیفینیشنز یعنی کہ ان کے تعارف لکھیں گے. سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر اندرونی باروری میں پہلا فرق جو بتایا گیا, باروری کا وہ عمل جو مادہ کے جسم کے اندر ہوتا ہے اندرونی باروری کہلاتا ہے. آپ نے سبق کے دوران اس کو پڑھا ہے. ٹھیک اس کے اپوزٹ یعنی بیرونی باروری جو ہے, باروری کا وہ عمل ہے جو نر اور مادہ زوازوں کا غداقت مادہ کے جسم کے باہر ہوتا ہے, جو بیرونی باروری کہلاتا ہے. اب دوسرا فرق لیتے ہیں ہم اندرونی باروری اور بیرونی باروری کے درمیان, مثالوں کے ذریعے لیں گے. یہاں پر دیکھتے ہیں اندرونی باروری کی مثالیں, انسان, گائے, کتا, مرغی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, اس میں اندرونی باروری ہوتی ہے, یعنی کہ باروری کا عمل کیا ہوتا ہے, مادہ جسم کے اندر ہی ہوتا ہے. بیرونی باروری میں کیا ہوتا ہے, وہ مادہ جسم کے باہر ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پانی میں مینڈک یعنی کہ وہ انڈے خارج کرتا ہے اور اس پر جو ہے نر مینڈک جو ہے سپرم خارج کرتا ہے. خارج کرنے کے بعد وہاں پر پانی میں کیا ہے, ان کی باروری کا عمل ہوتا ہے, بعد میں ٹیڈپول بنتا ہے. اس طرح سے نشوونما پا کر ایک مینڈک کی شکل اختیار کرتا ہے. مثالیں اسی طرح سے مچھلیوں میں اور مینڈک میں وغیرہ میں جو ہے یہ بیرونی باروری کی مثالیں ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں, سوال نمبر 10, درج ذیل اشاروں کی مدد سے دیے گئے معمے کو حل کیجیے. ایک بات یاد رکھیں, جوابات انگریزی الفاظ میں دیے جائیں گے. یہاں پر آپ کو اشارے دیے جائیں گے, اس کی مدد سے کیا کرنا ہوگا, آپ کو یہاں پر جو ٹیبل بتایا گیا ہے اس معمے کو کیا ہے کمپلیٹ کرنا ہوگا. سب سے پہلے بائیں سے دائیں جانب یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ, اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا. لیفٹ ٹو رائٹ یہاں پر ہے, نمبر 1 سے لے سکتے ہیں ہم, نمبر 7 سے ہے, نمبر 6 سے ہے, نمبر 8 سے ہے. یہاں پر جو ہے لیفٹ سے رائٹ جو معمے ہیں یہاں پر ہے. اس میں لیتے ہیں ہم پہلا, زوازے میں غداقت کا عمل. زوازے میں غداقت کا عمل یعنی جو زوازہ بنتا ہے وہاں پر ملاپ ہوتا ہے, اس وہاں نر اور مادے کا ملاپ ہوتا ہے, اس عمل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, بتائیے.
हाँ, वेरी गुड। इसको जो है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब देखते हैं अगला 6 नंबर से, मुर्गी में होने वाली 12 वरी की किस्म कौन सी है? अभी पिछले हम जहां पर मवाजना कर रहे थे वहां पर हमें इसको पढ़ा था। मुर्गी में होने वाली 12 वरी की किस्म कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं कि अंदरूनी है या बैरूनी 12 वरी है? मुर्गी में जो है वहां पे अंदरूनी 12 वरी होती है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनल कहते हैं। इसको हम इंटरनल के स्पेलिंग यहां पर फिलअप करना होगा। इसी तरह से 7 नंबर, हाइड्रा के, यानी 7 से लेना होगा लेफ्ट टू राइट। हाइड्रा के जिस्म पर पाए जाने वाले उभारों के लिए मुस्तमिल इस्तला, यानी कि वो जो उभार हैं उसको क्या कहते हैं? उसे जो है बर्ड्स कहते हैं। तो ये और एक है यहां पे 8 नंबर का, वो मुकाम जहां अंडे बनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन से मुकाम पर अंडे बनते हैं? ये अंदरूनी 12 वरी में होता है, ये जो है ओरी में होता है, यानी उसके स्पेलिंग हम यहां पर देंगे। इस तरह से बाएं से दाएं जानिब ये मुकम्मिल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ इसको हमें कंप्लीट करना है। इस टेबल को हमने इस तरह से कंप्लीट किया था, बाएं से दाएं जानिब लेकर। अब लेते हैं ऊपर से नीचे। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर से यहां पर ऊपर से नीचे की जानिब इसको कंप्लीट करने के लिए? यानी 2 नंबर से है, 3 नंबर से है, 4 से है और 5 से है। लेंगे, चलिए 2 नंबर से देखते हैं। नर तौलीदी एजा में से जिस उजू में स्पर्म बनते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से उजू में स्पर्म बनते हैं? तो ये जो है टेस्टिस, यानी टेस्टिस में जो है नर तौलीदी एजा उजू है, ये टेस्टिस, जिसमें क्या है स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, बार और बैजे के लिए मुतबादिल इस्तिलाह क्या है? जिसको हम उर्दू में जगता भी कहते हैं, उसका अंग्रेजी में उसको जो कहते हैं वो है ज़ाइगोट, यानी ज़ाइगोट के स्पेलिंग जो है हमें इसमें 3 से ऊपर से नीचे के जाने इसको हम फिल करना होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर से, वो जानवर जो अंडे देते हैं उनको हमें क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जानवरों को उर्दू में तो कहते हैं कि अंडे देने वाले जानवर, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओई पैरस, यानी अंडे देने वाले ओई पैरस, जिसके स्पेलिंग है हमें उसको इसमें कंप्लीट करना होगा। लास्ट जो है 5 से, अमीबा में एक किस्म का इंशकाक, पिछले सवाल में भी हमने इसको पढ़ा है, जो क्या है वहां पे अमीबा अपने आप को डिवाइड करते हुए 2 शल में 2 खुलियों में क्या वहां पर तकसीम होता है, जिसको हम 2 से बताता है कि 2 ही बताता है कि दोहरा इंशकाक, यानी दोहरा जो है उसको अंग्रेजी में बाइनरी कहते हैं, जिसको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अच्छा, तो बच्चों आज हमने मश्क के तमाम सवालात के जवाबात को पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए भी होंगे जवाबात। इसको आगे भी आप क्या करें, तफसील से पढ़ें। बस यहां पर जो है ये सबक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण कलियोಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ